Hello everyone, how are you all? Today we will be doing another topic of CPC which is related to abatement of suits. So we will be dealing this particular topic in toto. So we will be learning how to attempt the questions whenever they're asked in a particular format. So let us see. So first of all, जैसे इन्होंने first question में पूछा है short note on abatement of suit, this is very much easy. And then there is when there's a suit stands abated, and what do you understand by complete or partial abatement. Third question says that does a fresh suit lies in the respect of same cause of action in the following case, कि अगर कोई सूट अबेट कर जाती है ऑन अकाउंट ऑफ डेथ ऑफ द डिफेंडेंट, अगर एलआर जो है उसको इम्प्लीड नहीं किया गया या फिर उसको रिकॉर्ड पे नहीं लाया गया, उसका सब्सटीट्यूशन नहीं हुआ, सो डज द फ्रेश सूट लाइज और डज द सूट अबेट्स. तो इसको हम डील करेंगे विद इन दिस क्वेश्चन इटसेल्फ. वी विल बी doing the entire topic in a particular format that you will not be having problem in solving any question that is related to abatement. So let us see. So सबसे पहले you need to know what an abatement means. So abatement refers to something that is premature ending of the suit before it is finally adjudicated. Adjudication word हमारा डिक्री में आता है जो 2(2) की डेफिनेशन में होता है. So we know that adjudication is judicial application of the mind. So before the suit has reached its end, उससे पहले ही अगर वो सूट एंड हो जाता है ड्यू टू दीज रीजन्स, दीज सर्कमस्टांसेस विच आर टोल्ड इन दिस ऑर्डर 22 ऑफ सीपीसी, तो सूट अबेट कर जाती है. तो हम जो हमारा हेडिंग है ऑर्डर 22 का वो डील करता है 3 टॉपिक से, डेथ, मैरिज और इंसॉल्वेंसी. हाउएवर व्हेन यू see the order itself, the order also talks about one additional topic, that is assignment of interest. अगर सूट की पेंडेंसी के दौरान ही कुछ इंटरेस्ट किसी को ट्रांसफ़र हो गया या किसी को असाइन हो गया है तो उस टाइम पे सूट अबेट करती है या नहीं, ये एक एडिशनल टॉपिक है जो कि हमारा रूल 10 में देखने को मिलता है. तो वाइल यू आंसर यू हैव टू टॉक अबाउट ऑल फोर सर्कमस्टांसेस. ठीक है, आपको सिर्फ 3 के बारे में नहीं बताना है, बट देर इज़ एन एडिशनल टॉपिक विच यू नीड टू राइट अबाउट. से पहले जो अबेटमेंट के डेफिनेशन बता दोगे, फिर आप बताओगे कि ऑर्डर 22 में कौन से पर्टिकुलर सिनेरियोज दिए गए हैं जो कि अबेटमेंट से डील करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हमारा डेथ आती है. अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द सूट और प्रोसीडिंग, सो हाउ विल द सूट अबेट? will it continue or will it come to an end? What are the circumstances when it comes to an end, or there is a complete abatement or there is a partial abatement which we'll be talking about later. So ये हमारे रूल्स 1 to 6 में दिए गए हैं. बाद में जर्नल प्रोविजंस में भी इसके बारे में बताया गया है, बट दोज आर जर्नल प्रोविजंस. फिर हमारी अगर जो फीमेल पार्टी है, ठीक है, प्लेंटिफ हो सकता है, डिफेंडेंट हो सकता है, उसकी अगर शादी हो गई है तो क्या हस्बैंड को पिक्चर में लाना है या फिर सूट अबेट कर देना है, कैसे करना है, दैट विल बी गिवन इन रूल 7. ओके, एंड देन इट इज़ रिलेटेड टू इंसॉल्वेंसी. अगर प्लेंटिव जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो वेदर द सूट विल अबेट और नॉट, व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस व्हेन द सूट विल अबेट. ठीक है, इसके बारे में हमारा जो है रूल 8 डील करता है. एंड देन द एडिशनल वन, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट इन योर आंसर, कि ये भी एक सिचुएशन है रूल 10 में दी गई है. तो इन सब सिचुएशंस में सूट अबेट कर जाती है. ऑल्सो एडिशनली यू हैव टू टॉक अबाउट द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टीज. सो इफ यू talk in general, you know that order 22 deals with abatement of suits, but कोई भी ये नहीं बताएगा कि इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट सब्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टीज, कि अगर सूट अबेट कर जाती है देन हाउ द पार्टीज विल बी सब्स्टिट्यूटेड, हाउ दे विल बी इम्प्लीडेड, व्हाट इज द प्रोसीजर, दैट इज टोल्ड इन रूल 3 and 4. ओके, तो so order 22 not only talks about abatement of the suit but it also talks about the substitution of the parties also. आपको बताना है कि जो ऑर्डर 22 है वो 2 चीज से डील करता है, 1 अबेटमेंट ऑफ सूट एंड नंबर 2 द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टीज. तो आप फिर आप उसको एक्सप्लेन कर दोगे कि उसका मतलब क्या होता है. इन केस अगर ये सिचुएशंस आ जाती हैं अबव 4 सिचुएशंस, तो उसमें हमें कैसे डील करना है, हाउ द पार्टीज विल बी सब्स्टिट्यूटेड, दिस इज गिवन इन द ऑर्डर 22 ऑल्सो. ओके, उसके बाद
हम डील कर रहे हैं हमारा जो सबसे पहला सिनेरियो है। सो सबसे पहले हम डील करेंगे अबेटमेंट ड्यूरिंग डेथ। तो हम हमारा जो ए पार्ट है वो डील कर रहा है अबेट अफेक्ट ऑफ डेथ ऑफ द पार्टी। सो पार्टी कैन बी एनी, इट कैन बी आइदर प्लेंटिव और द डिफेंडेंट। अब क्वेश्चन इज कि अगर डेथ हो गई है पार्टी की ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट, तो फिर क्या होगा? नाउ दैट क्वेश्चन अराइजेज वेदर द सूट अबेट्स और नॉट इवन व्हेन द प्लेंटिफ और डिफेंडेंट डाइज, ऐसे करके आपको बताना है। ठीक है, सो इफ द आंसर इज नेगेटिव, अगर इसका आंसर नेगेटिव है कि मतलब ड्यूरिंग द पेंडेंसी जो है वो सूट अबेट नहीं कर रही है, सूट अबेट क्यों नहीं करती है, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा राइट टू सू। उसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि राइट टू सू क्या होता है। योर आंसर विल बी वेरी मच इनकम्प्लीट अगर आप राइट टू सू को नहीं बताते, उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करते हो कि वो क्या है और कब वो सर्वाइव करता है, कब वो सर्वाइव नहीं करता है, एंड व्हाट आर द सिचुएशंस कि राइट टू सू अगर नहीं सर्वाइव करता है तो सूट अबेट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सब कुछ बताना है। सबसे पहले आपको राइट टू सू को ऐसे कैपिटल लेटर्स में कोट करके उसके बारे में समझाना है कि राइट टू सू आखिर में है क्या। अगर सूट अबेट नहीं करेगा तो हमारा क्वेश्चन क्या आता है, हमें देखना है राइट टू सू है या नहीं है। ठीक, राइट टू सू है या नहीं है, इसका जो एक्सप्लेनेशन है ये बहुत ही फेमस केस कृष्णा सिंह वर्सेस मथुरा हीर में बताया गया था कि इसका मतलब ये है कि अगर वो राइट सर्वाइव कर रहा है कि उस सूट को उस सूट को उसी तरह से कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है और सेम रिलीफ मांगा जा सकता है बाय जो कि एक डिसीज्ड पार्टी मांग सकती थी मरने से पहले, वो अब भी कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि उसके कोई एलआर है, उसको वो राइट पास ऑन हो गया है और वो अब कोर्ट के पास आ सकता है और उस राइट को कंटिन्यू कर सकता है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो सूट अबेट नहीं करेगा, अदरवाइज द सूट अबेट्स। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि राइट वेदर और नॉट द राइट टू सूट एग्जिस्ट और नॉट, ये क्वेश्चन आपका हमेशा रहना चाहिए। सो इवन इफ लाइक स्टेट्स लाइक दिल्ली देयर आर क्वेश्चंस दैट कम इन ऑन द प्रोपोजिशन पीस, तो उसमें आपको देखना है कि अगर राइट टू सू सर्वाइव कर रहा है तो सूट विल नॉट अबेट, अगर राइट टू सू इज नॉट सर्वाइविंग सो द सूट विल अबेट। तो व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस व्हेन यू विल लुक एट कि अब राइट टू सू है या नहीं है, वो हम डील करेंगे। तो ये आपको राइट टू सू के बारे में बहुत अच्छे से समझाना है। ऑल राइट, उसके बाद अगर राइट टू सू सर्वाइव करता है इवन आफ्टर डेथ ऑफ द पार्टी, तो जो एलआर है जो हमारे 2 क्लॉज 11 सीपीसी में डिफाइंड है वो कैरी कर सकते हैं। सो एलआर डेफिनेशन जो हमारी सीपीसी में दी गई है दैट इज़ वेरी वाइड। ठीक है, उसमें हमारे इंटरमेडलर्स भी आ जाते हैं, लीगल एयर्स भी आ जाते हैं। सो हूसोएवर कैन रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द डिसीज्ड, द स्टेट ऑफ द डिसीज्ड विल बी कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ एलआर। तो आपको एलआर भी देखना आना चाहिए। जैसे कि हमारे जो रूल 5 ऑफ द दिस ऑर्डर इटसेल्फ इट इज लेड डाउन कि वो एलआर है या नहीं, तो ये ड्यूटी कोर्ट की रहेगी, आपको बस इम्प्लीड करना है ड्यूरिंग द गिवन प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। सो व्हाट आर द केसेस, दिस यू नीड टू कीप इन माइंड बिकॉज इसके बेसिस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि वेदर द राइट ऑफ सू इज सर्वाइविंग और नॉट। सो दीज आर द केसेस व्हेन यू नीड टू नो कि राइट टू सू सर्वाइव करेगा। तो कौन से केसेस हैं? सबसे पहले तो अगर कोई पोजेशन का केस है तो राइट टू सू सर्वाइव करेगा, उसके एलाज उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। देन अकाउंट्स अगेंस्ट ट्रस्टी, और फिर आ जाता है हमारे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारे सेक्शन 10 में दिए हुए हैं एसआरई में कि जो हमारा 11 क्लॉज 2 है और 14 और 16 है उसके एक्सेप्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकता। अगर बीइंग अ स्पेशल एक्ट दैट विल ऑब्वियसली ओवरराइड हमारा सीपीसी का। ठीक है, तो जो वो पर्सनल स्किल्स के कॉन्ट्रैक्ट हैं या फिर जो भी एक्सक्लूडेड है बाय द एसआरए, तो वो हम यहाँ पे नहीं ला सकते हैं। अगर कोई पर्सनल स्किल का है, जैसे कि कोई पर्सनल पेंटिंग पेंट करनी थी, दैट इन दैट पर्टिकुलर केस राइट टू सू विल नॉट सर्वाइव, तो वो ऑब्वियसली एक्सेप्शन का पार्ट रहेंगे। सो इफ देयर इज अ बोनाफाइड रिक्वायरमेंट ऑफ लैंडलॉर्ड ने कुछ मांगा था और एविक्शन के लिए टेनेंट से, और उसकी क्योंकि एक बोनाफाइड ही रिक्वायरमेंट थी और वो उसकी डेथ हो जाती है, तो ऑब्वियसली उसके जो एलआर्स हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं
सूट को, क्योंकि अभी राइट टू सू सर्वाइव कर रहा है, क्योंकि अभी भी जो बोनाफाइड रिक्वायरमेंट है, इफ इट इज सर्वाइविंग, तो ऑब्वियसली द एलआर्स कैन कंटिन्यू। उसके बाद हमारा आता है पार्टीशन ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। और नो कि को पार्टनर्स जो कर्ता होता है, अगर कर्ता की डेथ हो जाती है तो उसका जो को पार्टनर है या फिर उसके जो सक्सेसर्स हैं वो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। देन देयर इज अ सूट ऑफ प्रीएम्पशन। प्रीएम्पशन वी नो दैट प्रीएम्पशन का राइट हमें पता है कि क्या होता है, उसका भी अगर सूट एग्जिस्ट कर रहा है तो एलआर्स कैन कंटिन्यू। ऑब्वियसली यू नो द प्रिंसिपल बिहाइंड प्रीएम्पशन, कि किसी को भी प्रॉपर्टी किसी आउटसाइडर को नहीं दी जानी चाहिए। ये जो एलआर्स अगर डेथ हो जाती है जो पार्टी ने डाली हुई थी प्रीएम्पशन की सूट, तो एलआर्स कैन कंटिन्यू बिकॉज राइट टू सू सर्वाइव्स। सो देयर आर सर्टन सिचुएशंस व्हेन राइट टू सू एंड हो जाती है। तो ये एक क्वेश्चन भी आया हुआ है आपका कि एक डेफेमेटरी सूट था और उसका जो पर्सन है ही डाइड, तो उसके बाद उसके एलाज इम्प्लीट किए जा सकते हैं या नहीं, वेदर राइट टू सू सर्वाइव करता है या नहीं, और वेदर द सूट विल अबेट। तो आपको बताना है कि जो डेफेमेशन है ना, दैट इज पर्सनल राइट। ठीक, जो भी डेफेमेशन था मेरा किया गया था, ऑब्वियसली तो मेरे जो एलआर्स है उनसे रिलेटेड तो है नहीं। ठीक है, अगर मेरी अगर कल को डेथ हो जाती है, मैंने डेफेमेशन का सूट डाला हुआ था, so the right to sue will end there and then. LRs cannot continue, तो suit will therefore abate. उसके बाद हमारे जो damages हैं, damages for assault, क्योंकि assault मेरे पे हुआ है तो मैं ही damages मांग रहा हूँ, तो अगर मेरी डेथ हो जाती है तो right to sue will end. And then there are personal injuries obviously again to me. Then there is malicious prosecution, जो कि मेरे खिलाफ की गई। नो कि malicious prosecution जो हमारा limitation एक्ट है उसमें दिया गया है कि आफ्टर द प्रोसिक्यूशन एंड्स, तो उसके बाद 1 साल के अंदर अंदर आपको सूट डालना होता है। अगर उस 1 साल के अंदर अंदर मैंने सूट डाल दी थी और फिर उसके बाद मेरी ही डेथ हो गई, तो देन ऑब्वियसली दिस बिकम्स अ वेरी मच पर्सनल इशू कि मेरी मेलिशियस प्रोसिक्यूशन थी, तो मेरे जो एलआर्स हैं या फिर मेरे जो एयर्स हैं वो क्लेम नहीं कर सकते हैं मेरे बिहाफ पे, तो राइट टू सू वहीं पे एंड हो जाता है। देन देयर इज डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। अगर मैरिज का मामला है तो हमारे 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। अगर किसी की भी डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट, तो राइट टू सू एंड्स। ओके, एंड देन देर इज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो हमारी यहाँ पे एक्सेप्शन थी, ठीक है, वो ही आ जाएगी यहाँ पे कि जो पर्सनल स्किल्स वाले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वहाँ पे राइट टू सू एंड कर जाता है ऑन द डेथ ऑफ द पार्टी। देन जो पर्सनल ट्रस्ट के जो रहते हैं, ये तो हमारा जो 11 क्लॉज 2 का जो हमारा एक्सेप्शन रहता है एसआरए का, वो भी इंक्लूड हो जाता है यहाँ पे। जो भी पर्सनल ट्रस्ट के मामले हैं तो वो यहाँ पे नहीं आएंगे, ठीक है, वहाँ पे राइट टू सू एंड हो जाएगा। तो दीज आर द केसेस विच यू नीड टू लर्न बाय हार्ट, क्योंकि इसी के बेसिस पे भी प्रोपोजिशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। कमिंग टू हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यही था ना कि कंप्लीट और पार्शियल अबेटमेंट क्या होता है। तो इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है बिकॉज इट विल बी इजी टू डिफरेंशिएट द टाइप्स ऑफ अबेटमेंट्स दैट आर गिवन अंडर ऑर्डर 22। ठीक है, हमारा जो अबेटमेंट है ना वो कंप्लीट और पार्शियल तो होता है, बट वो 2 बेसिस पे होता है। एक तो अगर पार्टीज के बेसिस पे हो जाएगा कि आधी पार्टीज के लिए हो गया है अबेट और आधी पार्टीज के लिए अभी पेंडिंग, तो देयर विल बी पार्शियल और कंप्लीट अबेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू पार्टीज। एंड नंबर 2, देयर विल बी कंप्लीट और पार्शियल अबेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द क्लेम्स द पार्टीज आर आस्किंग फॉर। ऑलराइट, तो हम सबसे पहले डील करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द पार्टीज। तो जो विद रिस्पेक्ट टू द पार्टीज है वो हमारा गिवन है अंडर रूल 2, 3, 4। सो सबसे पहले जो हमारा रूल 2 है वो ये बोलता है कि अगर देर आर सेवरल डिफेंडेंट और बहुत सारे हमारे प्लेंटिव्स हैं और उस पर बहुत सारे डिफेंडेंट्स हैं, तो मल्टीपल पार्टीज हो जाएंगी। अगर उसमें एक भी प्लेंटिव की या फिर एक भी डिफेंडेंट की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट, और कि जब तक कि सूट जो है वो कम्प्लीटली डिस्पोज्ड ऑफ नहीं हुई थी, तो सूट जो है सूट शैल नॉट अबेट, तो सूट अबेट नहीं करेगा कम्प्लीटली बट बी कंटिन्यूड, क्योंकि आधे जो प्लेंटिव्स हैं वो अभी जिंदा है, ठीक है, या फिर आधे डिफेंडेंट्स अभी जिंदा है। तो दिस इज अ जनरल प्रिंसिपल दैट इज इम्बाइब्ड इन आवर रूल 2 कि अगर
कुछ प्लेंटिव्स या कुछ डिफेंडेंट्स की डेथ हो जाती है तो सूट विल नॉट अबेट, बट जो है हमारे रिमेनिंग प्लेंटिव्स हैं या फिर रिमेनिंग डिफेंडेंट्स हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं, और जिनकी डेथ हो गई है उनके जो एलआर्स है वो इम्प्लीड किए जा सकते हैं। दिस इज अ केस ऑफ पार्शियल अबेटमेंट, ठीक है। तो ये इस बेसिस पे डिपेंड करेगा कि अगर राइट टू सू सर्वाइव कर रहा है या नहीं कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द प्लेंटिव्स और डिफेंड हु हैव डाइड, ठीक है। तो अगर उनका राइट टू सू सर्वाइव नहीं कर रहा है देन इन दैट केस हमारा जो राइट टू सू है वहां पे एंड हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू दोज पर्टिकुलर प्लेंटिव्स और डिफेंडेंट्स, एंड फिर क्या होगा कि पार्शियल अबेटमेंट हो जाएगा, देयर विल बी नॉट अ कंप्लीट अबेटमेंट। तो कंप्लीट अबेटमेंट के केसेस क्या है, हमारी जो रूल 3 और 4 है ना वो हमारे बताती हैं सब्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टीज एज वी हैव ऑलरेडी सी। हमारा जो रूल 3 और 4 है इसमें क्या होगा कि जो सब्स्टिट्यूशन होगी जो वो दो सर्कमस्टांसेस में होती है। सबसे पहले क्या होगा कि अगर हमारा जो सोल प्लेंटिव था वो उसकी डेथ हो गई है, रूल 3 जो बोलता है वो बताता है विद रिस्पेक्ट टू प्लेंटिव्स, और रूल 4 सेम सिचुएशन जो बताता है वो डिफेंडेंट्स के लिए बताता है। तो आपको रूल 3 विद रिस्पेक्ट टू प्लेंटिव्स याद रखना है और रूल 4 विद रिस्पेक्ट टू डिफेंडेंट्स याद रखना है। क्यों? क्योंकि रूल 3 कई बार आपको प्रोपोजिशंस में ऐसे पूछा जाता है कि प्लेंटिव की डेथ हो गई है तो कैसे सूट कंटिन्यू करेगा, व्हाट इज द प्रोसीजर की एलआर्स हम इम्प्लीड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, देन यू हैव टू रेफर टू रूल 3। अगर डिफेंडेंट्स की बात की गई है तो आपको रूल 4 को रेफर करना है। देयर आर same situations given under rule 3 and 4, however one deals with plaintiff and one deals with defendant, तो वो आपको देखना पड़ेगा according to your proposition। तो रूल 3 में अगर जो सोल प्लेंटिफ है वो उसकी डेथ हो गई है, ठीक है, और जो राइट टू सू है वो सरवाइव कर रहा है, तो फिर क्या होगा, हमारे जो एलआर्स है वो इम्प्लीड कर दिए जाएंगे अगर राइट टू सू सरवाइव कर रहा है। अगर राइट टू सू सरवाइव नहीं कर रहा है, ऑब्वियसली जो मैटर है लिमिटेशन पीरियड का, सो लिमिटेशन पीरियड में अगर वो नहीं डाला गया है और जो सोल प्लेंटिव था, अकेला प्लेंटिव था, तो उसके विद रिस्पेक्ट टू तो सूट अबेट कर जाएगी ना होली। सो दिस इज अ होल कंप्लीट अबेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द सोल प्लेंटिव who has died and उसका right to sue is not surviving। then secondly अगर वहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल प्लेंटिव्स है मतलब मोर देन वन प्लेंटिव्स है और डिफेंडेंट्स इन द सूट, तो उसमें क्या हो रहा है कि जो प्लेंटिव्स है वो डाई कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें एटलीस्ट वन ऑफ द पर्सन जो है कि वो सर्वाइव कर रहा है, एक पर्सन सर्वाइव कर रहा है, सेवरल प्लेंटिव्स थे उसमें से एक पर्सन अभी भी सर्वाइव कर रहा है या फिर एक से ज़्यादा भी सर्वाइव कर रहा है, बट सिचुएशन ऐसी हो गई है कि जिसकी डेथ हुई है उसके बिना हमारा सूट कंटिन्यू नहीं हो सकता है, तब जाके प्रॉब्लम आती है कि अब हमको उसके एलआर को इम्प्लीड करना पड़ेगा। अगर उस बंदे के मरने से पूरे सूट पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है एंड रेस्ट ऑफ द प्लेंटिव्स हु आर अलाइव कैन कंटिन्यू द सूट, तो हमें इम्प्लीड करने की ज़रूरत नहीं है, तो सूट अबेट नहीं करेगा विद रिस्पेक्ट टू द अदर प्लेंटिव्स, तो वो कंटिन्यू करते रहे। बट अदरवाइज अगर जो जिसकी डेथ हुई है उसी के ऊपर था कि उसी के एलआर्स को इम्प्लीड नहीं किया गया है अगर, तो बाकी जो प्लेंटिव्स है वो सूट को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, सो इन दैट केस द सूट विल अबेट। तो इट डिपेंड्स ऑन वेरियस सर्कमस्टांसेस, तो आपको वो सब बताना पड़ेगा। एंड द रूल 4 जो है हमारा डिफेंडेंट्स के बारे में बताता है, वो आप बताएंगे। सो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसमें ये पूछा गया था कि अगर विद इन द गिवन टाइम पीरियड जो कि हमारा लिमिटेशन एक्ट में दिया गया है आर्टिकल 120 जो बताता है कि इम्प्लीडमेंट की जानी चाहिए विद इन 90 डेज, अगर उस टाइम पीरियड में नहीं इम्प्लीड किया जा रहा है तो क्या होगा, क्या सूट अबेट कर जाएगा या फिर फ्रेश सूट लाई करेगा, तो उससे हमें डील करना है, ठीक है। तो ये हमारा जो टॉपिक है उस क्वेश्चन से डील करता है कि जो अगर एप्लीकेशन जो है कि जो एप्लीकेशन डाली जाती है इम्प्लीडमेंट के लिए, ठीक है, वो जो है वो विद इन द टाइम लिमिटेड बाय लॉ होनी चाहिए जो कि है 90 डेज अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 120 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। तो जो भी पार्टी है अगर विद इन दैट गिवन टाइम पीरियड उसको डाल देती है तो देन द पर्टिकुलर सूट फॉर द इम्प्लीडमेंट इज ओके, तो राइट टू सू सर्वाइव कर रहा है।
अदरवाइज द राइट टू सू विल नॉट सर्वाइव। तो हमारा ये लिमिटेशन पीरियड के बीच में होना चाहिए। सो फर्दर हमारा, अगर हमें देखा है कि जो हमारा सेक्शन 5 द लिमिटेशन, अगर हमें डिले को कॉन्डोन करना है, देयर इज अ सफिशिएंट कॉज बाय द प्लेंटिफ और द डिफेंडेंट, वो एक्सप्लेन कर पा रहा है कोर्ट को, ठीक है, वो सफिशिएंटली एक्सप्लेन कर देता है और कोर्ट एग्रीज के देयर वाज अ सफिशिएंट कॉज, एंड व्हाट इज सफिशिएंट कॉज इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, इट डिफर्स फ्रॉम केस टू केस। तो कोर्ट देखेगा कि हाँ भाई ये सफिशिएंट कॉज है और मैं इसका डिले कॉन्डोन कर सकता हूँ, तो देन अंडर सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट जो भी प्रिस्क्राइब पीरियड है या जो भी लिमिटेशन पीरियड है उसके अकॉर्डिंगली कोर्ट विल लुक इनटू द मैटर। देन वी नो कि जो हमारा सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट है वो डील किससे करता है, अपील्स और एप्लीकेशन से, वो सूट से तो डील करता नहीं है। सो एप्लीकेशन डाली जा रही है इम्प्लीटमेंट की, दैट कम्स अंडर द पर्व्यू ऑफ सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट, तो उसमें आप डाल सकते हैं। फर्दर अगर जो हमारा ऑर्डर 22 जो रूल 9 है वो बोलता है अगर सूट अबेट की गई है या फिर डिसमिस कर दी गई है इस ऑर्डर के अंडर, ऑर्डर 22 के, तो फिर कोई भी फ्रेश सूट लाई नहीं करता है द सेम कॉज ऑफ एक्शन। तो फिर आपकी रेमेडी क्या है? तो रेमेडी ये है कि आप जो है इसको सेट असाइड करवा सकते हो। वो कुछ भी हो सकता है, इस रूल में भी हो सकता है, इस रूल में भी हो सकता है, रूल 4 सब क्लॉज 5 में भी हो सकता है, और ये जो है हमारा रूल 9 में भी दिया गया है कि अबेटमेंट सेट असाइड करवाई जा सकती है, और इसका भी टाइम पीरियड गिवन है विद इन द लिमिटेशन पीरियड। टू सेट असाइड अबेटमेंट आपको कितने दिनों में आपका डालना है, जो भी है एप्लीकेशन, वो रहेगा आपका 60 डेज टाइम पीरियड है जो कि हमारा 121 में दिया गया है। उसके बाद आप ये बता दोगे कि अगर उसका इग्नोरेंस वगैरह था तो अपना एक्सप्लेन करेगा या जो भी है, then it becomes the duty of the court to look into the matter and decide whether it comes under the sufficient cause or not, and thereby the court can set aside the order. उसके बाद आते हैं हमारा जो क्लेम का था, हमने देखा था ना कि फर्स्ट ऑफ ऑल विद रिस्पेक्ट टू पार्टीज जो है वो कंप्लीट और पार्शियल अबेटमेंट हो सकता है, वो हमने अब जो भी ऊपर देखा है वो सारा हमारा कंप्लीट और पार्शियल अबेटमेंट था विद रिस्पेक्ट टू द पार्टीज, एंड देन कम्स कंप्लीट और पार्शियल अबेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू क्लेम्स। जैसे कि हमने देखा था कि सम ऑफ द एक्शंस कैन नॉट बी ब्रॉट अंडर द राइट टू सूट, तो उसमें हमारे पर्सनल एक्शन आते हैं या टॉर्ट के एक्शन आते हैं। अगर सूट इंटायरली ऑन द बेसिस ऑफ द पर्सनल एक्शन है या फिर टॉर्ट पे है, तो उस केसेस में क्या होगा कि सूट होली अबेट कर जाएगी। अगर डेथ हो जाती है प्लेंटिफ की या डिफेंडेंट की, एंड द क्लेम ही वाज आस्किंग फॉर और सीकिंग फॉर वाज बेस्ड ऑन टॉर्ट और पर्सनल एक्शन, देन द सूट अबेट्स इन एंटायरिटी। बट अगर जो वो पार्टली था, पार्टली ऑन टॉर्ट था और पार्टली ऑन कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट वाला हमने देखा है ये। अब जैसे कि हमारा सेक्शन 37 ऑफ द इंटर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, वो बोलता है कि एलास कैन बी इम्प्लीड इन सिनेरियोज में अगर राइट टू सू सर्वाइव करती है या नहीं, ऐसा एक्सप्लिसिट नहीं लिखा है बट ऐसा उसका इंटरप्रिटेशन है। तो वैसे ही है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में एलास को हम इम्प्लीड कर सकते हैं, तो एंड ये सेवरेबल है, इसके रिलेशन में जो है टॉर्ट के रिलेशन में सूट अबेट कर जाएगी और इसके रिलेशन में सूट अबेट नहीं करेगी। तो ये हो गया हमारा पार्शियल अबेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द क्लेम्स द पार्टी इज सीकिंग फॉर। दिस एंड्स आवर क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। और फर्स्ट वाला तो हमारा शॉर्ट नोट ही था, तो वो आपको बिल्कुल इसको कंसाइज करके लिखना है। उसके बाद आप ये छोटी मोटी बातें हैं आपको ध्यान में रखनी है कि जो रूल 10A है वो दैट वाज इंसर्टेड बाय 1976 अमेंडमेंट एक्ट, तो ये क्यों किया गया था कि जो हमारा प्लीडर है उस पे एक इट इज़ एन ऑब्लिगेशन उसकी प्लीडर की कि वो कम्युनिकेट करेगा टू द कोर्ट कि अब जो पार्टी उसको जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहा था उसकी डेथ हो गई है, दूसरी पार्टी को नोटिस दिया जाए ताकि वो इम्प्लीड कर सके। ऑब्वियसली क्योंकि दूसरी पार्टी को ऐसे कैसे पता चलेगा कि उस पार्टी की डेथ हो गई है, ठीक है। सो इट हैज टू बी ब्रॉट टू द नॉलेज ऑफ द अदर पार्टी एंड इट इज अ ड्यूटी ऑफ द प्लीडर जो भी उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। देन देयर कम्स रूल 4A विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बेसिस पे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट नहीं है तो क्या सिचुएशन होगी। तो हमारा जो ये था कि इनिशियली जो CPC था ना उसमें ये सिचुएशन था ही नहीं कि अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं, कोई भी LR नहीं है, कोई भी एयर नहीं है, तो सूट अब
सूट का क्या होगा, वहाँ पे सूट वैसे ही अबेट कर जाती थी। बट हाउएवर जब 1976 के अमेंडमेंट के आने के बाद जब रूल 4A और 10A वगैरह ऐड हुए हैं, तो उसमें ये सिचुएशन को पूरे अच्छे से डिटेल में डील किया गया था। और उन्होंने बताया कि दो सिचुएशंस हो सकती है। सबसे पहले तो क्या हो सकता है कि जो भी डिफेंडेंट है वो अप्लाई करेगा कि अब कोई भी LR है जो, या फिर कोई भी एयर नहीं है, तो आप सूट को ऐसे ही प्रोसीड कर लो। तो देयर विल बी एन एक्स पार्टी ऑर्डर और डिक्री अकॉर्डिंगली। और सेकेंड सिचुएशन ये रहेगा कि जो कोर्ट है वो अपना एक एडमिनिस्ट्रेटिव जर्नल या फिर कोई भी और ऑफिसर जैसे रिसीवर हो गया या फिर कुछ भी हो गया उसको अपॉइंट कर देगा विद रिगार्ड टू द जो भी स्टेट उसकी बाकी है, तो वो एज अ पार्टी उसको रिप्रेजेंट करेगा जो भी ऑनगोइंग केस है, एंड देन द इंटायर सिचुएशन विल बी डेल्ट विद। सो हमने ये भी देखा है कि हमारा अबेटमेंट है, सेकंड सिनेरियो रहता है कि अबेटमेंट बाय मैरिज। अगर जो फीमेल प्लेंटिव थी या डिफेंडेंट थी उसकी मैरिज हो जाती है तो क्या सिनेरियो रहेगा, क्या सूट अबेट कर जाएगी या नहीं करेगी। तो द इंग्लिश लॉ एंड इंडियन लॉ आर डिफरेंट ऑन दिस पर्सपेक्टिव। जो हमारा इंग्लिश लॉ है वहाँ पे जो हस्बैंड एंड वाइफ है वो एक लीगल एंटिटी माने जाते हैं, एक दे आर लायबल फॉर ईच अदर्स एक्ट, ठीक है। बट जो हमारा इंडियन लॉ है दैट इज डिफरेंट। सो वो हमारा जो रूल 7 है उसमें बताया गया है कि अगर जो फीमेल प्लेंटिफ है उसकी शादी हो जाती है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट, तो एज अ जनरल रूल जो सूट है वो अबेट नहीं करे। तो अगर वो कोई भी जजमेंट या डिक्री आती है तो उसके अकेली के अगेंस्ट भी वो एग्जीक्यूट की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि हस्बैंड को पिक्चर में लाना है, उसकी शादी हो गई है तो दे बिकम वन पार्टी। नो, इट्स नॉट, शी इज पर्सनली लायबल। ओके, एंड देन देयर कम्स अबेटमेंट बाय इंसॉल्वेंसी। तो इंसॉल्वेंट हो गया है, अगर ये जो रूल है हमारा रूल 8 ये सिर्फ डील करता है हमारा इंसॉल्वेंसी ऑफ द प्लेंटिफ से। तो इंसॉल्वेंसी ऑफ अकेली प्लेंटिफ की क्यों बात की गई है, क्योंकि प्लेंटिफ ही तो सारे कॉस्ट वगैरह पे कर रहा है ना। हमने देखा है कि ऑर्डर 25 वगैरह में प्लेंटिफ इज द वन हु इज पेइंग द कॉस्ट। सो दिस इज इन रिलेशन टू दिस थिंग कि जो हमारा प्लेंटिफ रहेगा ना, अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया है तो कोई भी रहेगा नहीं पार्टी जो भी कॉस्ट पे करेगी सूट की, तो फिर सूट चलाने का कोई फायदा ही नहीं है अगर देयर इज नो पार्टी टू पे फॉर द कॉस्ट। तो सूट विल अबेट इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। हाउएवर जो इंसॉल्वेंसी है वो पर से नहीं, एकदम से अबेट नहीं करेगा, उसके लिए एक असाइनी लगाया जाता है। हमने देखा है कि अगर प्लेंटिव या फिर कोई पार्टी इंसॉल्वेंट हो जाती है तो असाइनी और रिसीवर इज अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। तो जो असाइनी वगैरह जो रिसीवर वगैरह है ना, वो क्योंकि क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि अगर उसने किसी से लोन वगैरह लिया हुआ था या दिया हुआ था, जो भी सिनेरियो था जब उसके क्रेडिटर्स थे, ठीक है, तो उससे वो उसकी जो स्टेट से उसका वो सारा कुछ चिपकाया जा सकता है और रिसीवर वगैरह उसके सारे अकाउंट्स वगैरह मैनेज करता है एंड अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड्स टू द कोर्ट, ठीक है। तो जो क्रेडिटर्स वगैरह है उनका इंटरेस्ट वो ना हो, हार्म ना हो, तो ऐसे ही असाइनी वगैरह रिसीवर वगैरह लगाया जाता है। अगर वो असाइनी रिफ्यूजेस कि मैं ये सूट कंटिन्यू नहीं करूँगा एंड ही रिफ्यूजेस टू पे फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द कॉस्ट, जो भी होता है कि मतलब मैं इसको कुछ भी कॉस्ट नहीं दूंगा डिफेंडेंट को या जो भी है, तो जो डिफेंडेंट वगैरह है वो अप्लाई कर सकता है कोर्ट को कि ये सूट जो है वो डिसमिस कर दी जाए। क्यों? क्योंकि अब जो है कॉस्ट तो कोई दे नहीं रहा है, तो ऑल्सो द साइनी और रिसीवर हैज ऑल्सो रिफ्यूज टू पे फॉर इट, तो सूट विल बी डिसमिस्ड इन दिस सिनेरियो, ठीक है। बट जो डिफेंडेड होता है उससे ये डील नहीं करता है ये पर्टिकुलर रूल। उस केस में क्या हो सकता है, जो कोर्ट है वो स्टे कर देगा ज़्यादा से ज़्यादा सूट को। उसके बाद जो हमारा फोर्थ केस है जो कि इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर असाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है दैट इज़ गिवन अंडर रूल 10, ठीक है। तो असाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट का क्या मतलब है कि सो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट क्या होता है कि अगर किसी भी पार्टी को इंटरेस्ट ट्रांसफ़र किया गया था, उसके बाद क्या होता है कि जो पार्टी है जिसने भी इंटरेस्ट ट्रांसफ़र किया गया था उसकी डेथ हो जाती है, तो जो भी इंटरेस्ट जो उस पार्टी को अब ट्रांसफ़र किया गया है उसकी तो उसमें राइट क्रिएट की गई है ना। सो ऑब्वियसली जो हमारा TPA के सेक्शंस वगैरह है हमने देखे हैं, लिस्पेडेंस वगैरह, तो
वो सेक्शंस भी हमें माइंड में रखने हैं कि जब भी ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द सूट उसको ट्रांसफ़र किया गया है, इन गुड फेथ किया गया है, ठीक है, या फिर तब विदाउट नोटिस वगैरह किया गया था, उसके अकॉर्डिंगली अगर राइट्स क्रिएट किए गए हैं, तो गुड फेथ में जो क्रेडिटर्स हैं या जिनको भी असाइन किया गया है इंटरेस्ट या जो भी ट्रांसफ़र किया गया है, वो पार्टीज दे कैन ऑलवेज अप्रोच द कोर्ट एंड से अबाउट देयर इंटरेस्ट, वो दे कैन बी कंटिन्यूड, ठीक है। तो ऐसा सूट अबेट नहीं करेगा क्योंकि अब थर्ड पार्टी पिक्चर में आ गई है और उसका हम जो है इंटरेस्ट उसको हार्म नहीं कर सकते हैं। उसका इंटरेस्ट वैलिड था, ठीक है, उस टाइम पे, और उसके जो राइट्स है उसको हम इन्फ्रिंज नहीं कर सकते ऐसे, तो उसकी भी सुनी जाएगी और सूट विल नॉट अबेट इन सच केसेस। तो ऐसे आपको आंसर को डील करना है, सारे आंसर्स को। तो दिस विल बी एंड ऑफ टुडेज वीडियो। इसको आप अच्छे से कर लोगे तो आपके सारे क्वेश्चन जो भी अबेटमेंट से रिलेटेड है, प्रोपोजिशन बेस्ड है, जो भी थ्योरी क्वेश्चंस है, आपके इजीली आंसर हो जाएंगे। एंड दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू गाइस, टेक केयर।